हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। फिर आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन एंड जबरदस्त क्लास। वो क्लास क्या रहने वाली है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो अभी तक जिस भी स्टूडेंट ने हमारे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो एंड ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर लो, ठीक है। जो पुरानी क्लासेस चल रही हैं, 2-3 दिन से रेगुलरली क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारा आपका प्यार मिल रहा है, कमेंट भी आ रहे हैं कि सर हमें क्लास बहुत अच्छी लग रही है, हमें मजा आ रहा है आपके साथ पढ़ के, तो उनका बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके पढ़ने से पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है आपके लिए। क्या कि जो हमारे पीएटी है, आईसीआर है, बीएचयू है, उसके क्रैश कोर्स के बैच स्टार्ट हो रहे हैं। कब से हो रहे हैं? 7 मार्च, यानी कल से ही उसके बैच स्टार्ट हो रहे हैं। रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। तो जो भी स्टूडेंटों का सपना हो कि मैं एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाके अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अपना करूं, तो वो क्या कर सकते हैं, तैयारी को कर सकते हैं। तो कब से बैच स्टार्ट हो रहे हैं? उसके बैच हमारे 7 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। और जो एग्रीकल्चर कॉम्पिटिशन्स के लिए, जैसे आपका एएफओ है, नवाड है, क्रपको है, एनएससी है, सीडब्ल्यूसी है, यूपी में अभी टीए की वैकेंसी आई हुई है, यूपी टीए की वैकेंसी आई हुई है, तो उसके नए बैचेस कब से स्टार्ट हो रहे हैं? 15 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। सो उसके रजिस्ट्रेशन, उसके भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। ये उनके लिए क्या चल रही हैं? डेमो क्लासेस चल रही हैं कि आपको इस तरह पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो जल्दी आओ और जल्दी पाओ। सो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस रहने वाली हैं। ये नंबर दिया हुआ है। यदि आपको और किसी भी प्रकार की अधिक जानकारी चाहिए है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। कि आपका क्लासेस कैसी रहेंगी, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों रहने वाली हैं, कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम कैसा रहेगा, हमें स्टडी मटेरियल क्या मिलेगा। तो जो भी आपकी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ठीक। सो आपके लिए एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और हाँ, सिर्फ मेरे लिए आज एक बात, क्या आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, आज मेरे लिए आपका जो फेसबुक चलाते हो या इंस्टाग्राम चलाते हो, उसमें मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम में एक बार इसकी स्टोरी जरूर लगा देना इस क्लास की, ठीक है। लगा दोगे ना? पक्का, मुझे भरोसा है आप पर, ठीक है। और जो आपका व्हाट्सएप है उसमें आप इसके स्टेटस को जरूर लगा देना, ठीक। आज भर फिर मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप मेरे स्टेटस को लगाइए, लेकिन आप इतना जरूर कर सकते हो, पक्का है, कि यदि आपको मेरे से पढ़ने में अच्छा लगता है, अच्छा पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने स्टेटस व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा सकते हो इस क्लास का, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकें कि हाँ, वहाँ पे सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट भोपाल पे है, वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स की क्लासेस होती हैं, ठीक। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? देखो, हमारी ये क्लास क्या है, जीरो टू हीरो, ठीक है। क्या है? जीरो टू हीरो, ठीक। हॉर्टिकल्चर याद करवाने की गारंटी हमारी है, सिर्फ क्लास लेने की गारंटी तुम्हारी है, ठीक। यदि आप 1 मिनट, बस 1 मिनट। 4 लाइनें हैं आपके लिए, ठीक है। वो लाइनें क्या है? बहुत खूबसूरत है, ठीक है। तो ये लाइनें उनके लिए है जो स्टूडेंट लगातार बाहर तैयारी कर रहे हैं, और गांव वाले लोग या दोस्त यार ताना मारते हैं कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो, वहां पर परे परे खा रहे हो, लेटे लेटे खा रहे हो, और पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, ठीक है। तो गांव वाले या दोस्त यार जो भी ताना मारते हैं, तो उनके लिए है कि क्या कहना चाहता है वो बच्चा, कि हमारी कहानी हम ही को पता है, हमारी कहानी हम ही को पता है, बर्बाद जवानी हम ही को पता है, लोगों को पता है कि जिंदा है हम, लोगों को पता है कि जिंदा है हम, लेकिन हम कैसे जिंदा हैं हम ही को पता है, लेकिन हम कैसे जिंदा हैं हम ही को पता है। इसी 4 लाइनों के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। आज का हमारा टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग,
क्या है? टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग, सब्जियों की खेती के प्रकार। यदि आपका टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग में क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है। अब आज की आपकी गारंटी क्या है? ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करो। जो भी क्लास में जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देखता है तो कमेंट ज़रूर किया करो कि आपको क्लास कैसी लगती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो अच्छा लिखो, बुरी लगती है तो बुरा लिखो, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है? जिससे आप जो भी लिखोगे हमें उससे मोटिवेशन मिलेगा कि हम और उसमें क्या कर सकते हैं, क्या और अच्छे से पढ़ा सकते हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग में हम ये 9 प्रकार की टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक आपने टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग में 2 या 3 ही प्रकार के वेजिटेबल गार्डनिंग को पढ़ा होगा कि किचन गार्डनिंग क्या होती है, मार्केट गार्डनिंग क्या होती है और ट्रक गार्डनिंग क्या होती है। लेकिन आज हम ये 9 प्रकार की वेजिटेबल गार्डनिंग डिस्कस करने वाले हैं। कौन-कौन सी हैं? देखो, पहला क्या है? पहली है हमारी मार्केट गार्डनिंग। पहला क्या है? मार्केट गार्डनिंग है। दूसरा क्या है? ट्रक गार्डनिंग है। तीसरी क्या है? किचन गार्डनिंग है, जिसे गृह वाटिका कहते हैं। ठीक है। फ्लोटिंग गार्डनिंग, तैरती हुए सब्जियों की खेती। फोर्स गार्डनिंग, बेमौसमी खेती। रूफ गार्डनिंग अर्थात छतों पर या छज्जों पर खेती। अगला है वेजिटेबल गार्डनिंग फॉर सीड प्रोडक्शन। अगला है वेजिटेबल गार्डनिंग फॉर प्रोसेसिंग। और अगला है फॉर एक्सीबेशन। तो हम ये 9 प्रकार की टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या अभी तक आपने इस तरह पढ़ा है? क्या इतने टाइप्स पढ़े हैं? क्या नहीं पढ़े ना? चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक। जो मैंने क्लास का नाम रखा है जीरो टू हीरो। यदि आपको मैंने जीरो से हीरो ना बना दिया तो कहना, ठीक है? ठीक है। आसानी से समझ में आएगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। केवल ये क्लास देख लो, इसके बाद कोई रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। इसीलिए जो जानता भी नहीं है हॉर्टिकल्चर के बारे में, उसको भी इंटरेस्ट आ जाएगा कि सर, बीरेन सर से मुझे हॉर्टिकल्चर पढ़ना है। ठीक है। देखते हैं। तो पहला प्रकार है हमारा मार्केट गार्डनिंग। पहला प्रकार क्या है? मार्केट गार्डनिंग। अब आप मुझे बताओ, मार्केट गार्डनिंग में मार्केट शब्द किस भाषा से लिया गया है? देखो, जिस भी स्टूडेंट को भाषा वाले क्वेश्चन में दिक्कत होती हो कि एग्रीकल्चर कौन सी भाषा से है, हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा से है, बीड शब्द कौन सी भाषा से है, टीलेज शब्द कौन सी भाषा से है, इसमें प्रॉब्लम होती हो तो सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। ठीक है। ऐसी क्लासेस कोई नहीं देता यूट्यूब पर, ठीक है, लेकिन हम दे रहे हैं। ठीक। तो सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल पे जाना, वहां पे सर्च कर लेना कि कृषि में कौन सा शब्द किस भाषा से लिया गया है, उसको देख लेना तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ बताया है। ना याद हो तो कहना, लेकिन क्लास में कमेंट जरूर करना, ठीक है? और नहींतर मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस क्लास को जरूर ऐड कर दूंगा, तो उस क्लास को जरूर देख लेना। ठीक है। जिस भी स्टूडेंट को भाषा में दिक्कत होती है कि कौन सा शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है। ठीक है। तो बात करते हैं मार्केट गार्डनिंग में मार्केट शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है। तो जो मार्केट शब्द है वह लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा से लिया गया है। याद हो गया क्या? मार्केट गार्डनिंग में जो मार्केट शब्द है वह कौन सी भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा से लिया गया है। अब बात करते हैं आपके मार्केट गार्डनिंग की। ठीक। देखो, एक मिनट यहाँ बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है?
ठीक, समझ लो। ठीक, ठीक है। देखो, ये है हमारा बाजार। क्या है? ये है हमारा बाजार, जिसे क्या कहते हैं? मार्केट। यही ना याद हो जाए चुटकियों में तो कहना। ठीक, ये है हमारा, क्या है? ये हो गया हमारा बाजार या शहर, जिसे हम क्या कहते हैं? मार्केट। ठीक है, तो मार्केट गार्डनिंग क्या होती है? ये हो गया हमारा डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस। तो मार्केट गार्डनिंग 15 से 20 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया? ये हो गया हमारी मार्केट गार्डनिंग। ये हो गई हमारी ट्रक गार्डनिंग। अब कैसे, देखो समझ लेना। ठीक, ये कितना हो गया डिस्टेंस? 20 किलोमीटर से ज्यादा। ठीक, अब देखो समझो, मार्केट गार्डनिंग क्या होता है? बीच में है आपका शहर, तो शहर के पास, ठीक है, बाजार के पास 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में जो हमारा मार्केट है, बाजार है, शहर है, उसके 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में, ये मतलब ये आपका क्या है? इसके दायरे में की जाने वाली खेती को ही क्या कहते हैं? हम मार्केट गार्डनिंग कहते हैं। देखो, बीच में ये क्या बसा हुआ है? बीच में बसा हुआ है आपका शहर। ठीक है, तो शहर से 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में, कितना? 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में की जाने वाली खेती को ही हम क्या कहते हैं? मार्केट गार्डनिंग कहते हैं। समझ में आया क्या? मार्केट गार्डनिंग समझ में आया क्या डिफिनीशन उसकी? ठीक है, देखो, शहर या बाजार के 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में की जाने वाली खेती को हम क्या कहते हैं? मार्केट गार्डनिंग कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं ट्रक गार्डनिंग की। तो 20 किलोमीटर से ज्यादा, जैसे ये है, इसके बाहर बाजार से 20 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस में की जाने वाली खेती को ही हम क्या कहते हैं? ट्रक गार्डनिंग कहते हैं। ट्रक गार्डनिंग समझ में आया क्या? ये आपका बाजार है, ये दूसरा जो रेड लाइन दिख रही है, ये आपका बाजार से शहर बाहर है। ठीक है, जहां पर आपके खेत हैं या फील्ड है। ठीक है, तो 20 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस में, यदि 15 से 20 किलोमीटर या इससे कम के डिस्टेंस में खेती की जाती है, तो उसे हम मार्केट गार्डनिंग कहते हैं। यदि 20 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस में जो आपका बाजार है, उससे 20 किलोमीटर से ज्यादा डिस्टेंस में यदि वेजिटेबल सब्जियों को उगाया जाता है, यदि खेती की जाती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? ट्रक गार्डनिंग कहते हैं। समझ में आ गया यहाँ? अब बात करते हैं मार्केट गार्डनिंग की। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ठीक है, ले लिया? ले लो जल्दी से। ले लिया? चलो, तो मार्केट गार्डनिंग क्या है? 15 से बाजार से 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में की जाने वाली खेती को ही हम क्या कहते हैं? मार्केट गार्डनिंग कहते हैं। अब आप मुझे बताओ, जो मार्केट के पास जमीन होगी तो क्या महंगी होगी या सस्ते होगी? बताओ। जो मार्केट है आपका, यदि मार्केट के पास आप जमीन ले रहे हैं, तो महंगे मिलेगी या सस्ते मिलेगी? तो आप कहोगे कि सर बहुत महंगी मिलेगी। क्यों? क्योंकि वहां की प्लाटिंग होती रहती है, तो वहां की जमीन क्या होती है? महंगे होती है। ठीक है, मार्केट गार्डनिंग में क्या होता है? वहां की जो जमीन होती है, भूमि की कॉस्ट अधिक होती है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट की बात करें, जैसे जमीन महंगे है, तो जो आपकी जमीन है वो शहर के आसपास है, इसलिए महंगे है। तो एक बात बताओ, जो शहर के आसपास जमीन है, वो अधिक लैंड होल्डिंग होगी कि कम लैंड होल्डिंग होगी? मतलब जो जमीन है वो कम होगी
कि अधिक होगी। तो आप कहोगे सर शहर के पास भूमि बचती कहाँ खेती करने के लिए, प्लॉटिंग प्लॉटिंग में ही चली जाती है, प्लॉट प्लॉट घर घर बनाने में ही चली जाती है। तो जो शहर के पास जमीन होती है वह उसकी होल्डिंग कम होती है, अर्थात लैंड होल्डिंग कम होती है। ठीक है, तो देखो दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है, मार्केट गार्डनिंग की भूमि महंगी होती है। जो मार्केट गार्डनिंग है उसके पास की, जैसे शहर है उसके पास की जो जमीन होती है वो महंगी होती है ना। यस, अगला पॉइंट क्या है, कृषि जोत का आकार छोटा होता है। अब कृषि जोत का आकार कैसे छोटा होता है बता दिया, कि शहर के पास जमीन है तो वहां ज्यादा जमीन नहीं होती है, क्योंकि अधिकतर जमीन प्लॉट या बिल्डिंग बनाने में चली जाती है। तो जमीन का आकार क्या होता है, छोटा होता है। क्या बता सकते हो कि भारत की लैंड होल्डिंग कितनी है? भारत में प्रति व्यक्ति लैंड होल्डिंग कितनी है? तो कितनी है, तो 1.08 हेक्टेयर है प्रति व्यक्ति। ठीक, भारत की लैंड होल्डिंग कितनी है? भारत की प्रति व्यक्ति लैंड होल्डिंग कितनी है? तो 1.08 हेक्टेयर है। जबकि सबसे अधिक विश्व में बात करें तो विश्व में सबसे अधिक लैंड होल्डिंग प्रति व्यक्ति है, लेकिन कहाँ की है उसको देखेंगे फिर। तो जो हमारा इंडिया है, भारत में प्रति व्यक्ति लैंड होल्डिंग कितनी है? तो 1.08 हेक्टेयर है। ठीक, अब आप मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा भूमि योग्य क्षेत्रफल, कृषि योग्य क्षेत्रफल या भूमि क्षेत्रफल कहाँ पे है? तो सबसे ज्यादा जो भूमि क्षेत्रफल है वो पहले नंबर पे राजस्थान में है। कहाँ पर है? कृषि जोत या भूमि योग्य क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कहाँ पे है? राजस्थान में है। दूसरे नंबर पे कहाँ पे है? एमपी में है। तीसरे नंबर पे कहाँ पे है? यूपी में है। इस डाटा को नोट करते हुए चलें, ठीक है। और ये जो डाटा लिखे हुए ना पॉइंट, इनको अच्छे से नोट कर लेना। तो हमारे देश की लैंड होल्डिंग कितनी है? 1.08 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। जबकि हमारे यहाँ भूमि योग्य क्षेत्रफल सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। दूसरे नंबर पे कहाँ पे है? एमपी में है। और तीसरे नंबर पे कहाँ पे है? यूपी में है। ठीक, फसल सघनता अधिक होती है। जो मार्केट गार्डनिंग है उसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है? अधिक होती है। क्या होती है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी, जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। अब कैसे होती है उसकी बात करेंगे, कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है, क्रॉपिंग डेंसिटी क्या होती है, उसकी आगे बात करेंगे। ठीक है, तो मार्केट गार्डनिंग की सबसे ज्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी किसकी होती है? मार्केट गार्डनिंग की होती है। सभी की नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मार्केट गार्डनिंग की क्रॉपिंग इंटेंसिटी अधिक होती है। ठीक, क्रॉपिंग डेंसिटी भी अधिक होती है। बात करते हैं अगला, अगला पॉइंट क्या है? मजदूरों की अधिक होती है। मजदूरों की आवश्यकता अधिक होती है तथा यातायात की सुविधा अच्छी होती है। अब आप मुझे बताओ कि जो मार्केट गार्डनिंग है, ठीक है, मार्केट गार्डनिंग में ऐसी सब्जियों को उगाते हैं जो शहर की डिमांड होती है, बाजार की डिमांड होती है। जैसे बाजार में मांग है टमाटो की तो हम टोमेटो टोमेटो को प्रोडक्शंस करेंगे। बाजार में मांग है कुकुरबिट्स की तो हम कुकुरबिट्स की प्रोडक्शन करेंगे। तो जो हमारी मार्केटिंग गार्डनिंग में ऐसी सब्जियों को लगाते हैं जिन्हें लंबे समय तक स्टोरेज नहीं कर सकते, अर्थात उन्हें भंडारण नहीं कर सकते, उन्हें डेली ले जाना पड़ता है। तो क्या होता है कि इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो अधिक होता है। लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होता है, क्या होती है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, वो क्या होती है? कम होती है। कैसे? कि देखो, जो हमारा मार्केट गार्डनिंग है वो क्या है? शहर के पास है। शहर के पास होगा तो उसमें ले जाने में ज्यादा कॉस्ट नहीं लगेगी। लेकिन जो इसमें फल एवं सब्जियों को ग्रो करते हैं, उन्हें एक ना एक दिन छोड़ के अल्टरनेट रूप से, जैसे आज ले गए तो कल भी ले जाना पड़ेगा, या कल छोड़ दिए तो परसों ले जाना पड़ेगा। तो डेली ले जाने का काम करना पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन सब्जियों को अधिक समय तक यानी स्टोरेज नहीं कर सकते हैं, इनकी भंडारण क्षमता अधिक नहीं होती है।
और इसमें क्या है, मजदूरों की आवश्यकता वर्ष भर होती है, क्योंकि डेली डेली तुड़ाई करनी पड़ती है। जो आपकी सब्जी है उसकी डेली तुड़ाई करनी पड़ती है, आज तुड़ाई किया, कल तुड़ाई किया, तो इसमें क्या होता है, मजदूरों की आवश्यकता वर्ष भर बनी रहती है, या अधिक मात्रा में मजदूरों की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब इसमें बात करते हैं मार्केट गार्डनिंग में बाजार की मांग के अनुसार सब्जियों को उगाते हैं, ये हो गया। मार्केट गार्डनिंग के लिए उपयुक्त सब्जियां कौन कौन सी होती हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है कि मार्केट गार्डनिंग में कौन कौन सी सब्जियों को उगाना चाहिए। तो मार्केट गार्डनिंग में आपकी लीफी वेजिटेबल, पहले सबसे अधिक मात्रा में कौन सी सब्जियों को उगाना चाहिए, तो लीफी वेजिटेबल। दूसरे नंबर पे सोलिनेसी फैमिली को ग्रो करना चाहिए। यदि सब्जियों की पर्सनल बात करें तो गोभी वर्गीय सब्जियां, हरे पत्ते वाली सब्जियां, टमाटर, मटर, बैगन तथा कद्दू वर्गीय सब्जियों को ग्रो करना चाहिए। यदि वो आपसे फैमिली पूछता है, यदि वो आपसे फैमिली पूछता है कि कौन सी फैमिली की सबसे अधिक सब्जियों को ग्रो करना चाहिए, तो पहले नंबर पे लीफी वेजिटेबल जो होती हैं, जो हमारी लीफ वेजिटेबल हैं, और दूसरे नंबर पे सोलेनेसी फैमिली को ग्रो करना चाहिए। दूसरे नंबर पे सोलेनेसी फैमिली की फसलों को ग्रो करना चाहिए, जैसे टमाटर है, ब्रिंजल है, चिली है, और फिर उसके बाद कोकरबेटेसी फैमिली है। ठीक है, उनको ग्रो किया जा सकता है। ठीक, तो कौन कौन सी फैमिली में, यदि अधिकतर पूछे कि कौन सी फैमिली को अधिकतर मार्केट गार्डनिंग में ग्रो किया जाता है, तो आपकी लीफी वेजिटेबल, दूसरे नंबर पे सोलेनेसी फैमिली के। फिर यदि पर्सनल बात करें तो सब्जी वर्गियों में हरी पत्ते वाली आपकी सब्जियां हो गई, ठीक है, गोभी वर्गीय सब्जियां हो गई, टमाटर हो गया, मटर हो गया, बैगन हो गया, तथा कुकुरबिटेसी फैमिली यानी कद्दू वर्गीय सब्जियों को ग्रो किया जा सकता है। क्या मार्केटिंग गार्डनिंग समझ में आया क्या? आ गया ना? बात करते हैं आगे। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रक गार्डनिंग की। ठीक है, तो ट्रक गार्डनिंग में मैंने क्या कहा, जो मार्केटिंग मार्केटिंग गार्डनिंग में डिस्कस किया उसका जस्ट अपोजिट होता है। तो ट्रक गार्डनिंग में जो ट्रक शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है, जो हमारा ट्रक शब्द है वह फ्रेंच भाषा के ट्रकर से बना है। जो ट्रक गार्डनिंग में, ट्रक गार्डनिंग किसे कहते हैं, तो जो ट्रक गार्डनिंग में ट्रक शब्द है वो हमारे फ्रेंच भाषा के, किसके, फ्रेंच भाषा के, फ्रेंच भाषा के ट्रकर से बना है। किससे बना है? फ्रेंच भाषा के ट्रकर से बना है। ट्रकर का अर्थ क्या होता है? लाना और ले जाना। जो हम सब्जियां उगाते हैं उसको एक स्थान से ले जाना और बेचना। ठीक है, लाना और ले जाने का काम ही क्या कहलाता है? मार्केट गार्डनिंग कहलाता है। ठीक है, तो सॉरी 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 ट्रक गार्डनिंग, तो ट्रक गार्डनिंग में ट्रक शब्द किस भाषा से बना है? फ्रेंच भाषा से ट्रकर से बना है, जिसका अर्थ होता है लाना और ले जाना। अब बात करते हैं ट्रक गार्डनिंग कहते किसे हैं, किसे कहते हैं ट्रक गार्डनिंग। तो बाजार से 20 किलोमीटर के अधिक डिस्टेंस में की जाने वाली खेती को ही हम क्या कहते हैं? ट्रक गार्डनिंग कहते हैं। समझ में आया क्या? बाजार से या शहर से 20 किलोमीटर की अधिक दूरी में की जाने वाली खेती को हम क्या कहते हैं? ट्रक गार्डनिंग कहते हैं। देखो, जो मैंने बताया कि ट्रक गार्डनिंग कौन सी भाषा से बना है, तो फ्रेंच भाषा से बना है। डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है, डायरेक्ट, ये मत सोचना कि ये जो पढ़ाते हैं ऐसा ही है, ऐसा ही नहीं है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि मार्केटिंग गार्डनिंग में कौन सा मार्केट शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, ट्रक गार्डनिंग में ट्रक शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो जो बाजार में अधिक दूरी वाले क्षेत्रों में की जाने वाली खेती को हम ट्रक गार्डनिंग कहते हैं। ट्रक गार्डनिंग में सामान्यतः ऐसी सब्जियों को उगाया जाता है जिनकी क्या होती है? भंडारण क्षमता अधिक होती है। लेकिन हम मार्केट गार्डनिंग में कैसी सब्जियों को उगा रहे थे जिनकी भंडारण क्षमता अधिक नहीं होती है, अर्थात एक दो दिन से ज्यादा उनको भंडारित नहीं कर सकते। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें, इसलिए इनके कटाई के बाद एक साथ बाजार में ले जाया जाता है, जिससे यातायात में क्या होता है? खर्च कम आता है। बात करें तो मार्केटिंग गार्डनिंग में क्या था? आपका ट्रांसपोर्टेशन अधिक था, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी वो क्या थी? कम थी। ठीक, क्या थी?
ट्रांसपोर्टेशन अधिक था और जो कॉस्ट थी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थी, वो क्या थी? कम थी। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें जस्ट अपोजिट होता है। ट्रांसपोर्टेशन कम होता है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, क्या है? कॉस्ट है, वो क्या होती है? अधिक होती है। क्या होती है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अधिक होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें बहुत दूर से क्या ले जाना पड़ता है? आपकी सब्जियों को ले जाना पड़ता है, इसलिए इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अधिक होती है। अब इंटेंसिटी की बात करें तो क्रोपिंग इंटेंसिटी मार्केट गार्डनिंग के बाद दूसरे नंबर पर क्रोपिंग इंटेंसिटी होती है हमारी ट्रक गार्डनिंग की। अब ट्रक गार्डनिंग में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है कि ट्रक गार्डनिंग में कौन कौन सी सब्जियों को ग्रो करना चाहिए। तो उसके एग्जांपल्स है हमारा पोटैटो है, ओनियन है, लहसुन है जिसे गार्लिक कहते हैं, तरबूज है एंड कासो है। तो कौन कौन सी ट्रक गाड़ने में कौन कौन सी सब्जियों को ग्रो करना चाहिए जिनकी भंडारण क्षमता अधिक होती है, या कह सकते हैं कि उन्हें एक साथ हार्वेस्ट किया जाता है। जैसे मार्केट गार्डनिंग में है, आज टमाटो तोड़ा, कल पक गया, फिर उनको तोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है? मार्केट गार्डनिंग ट्रक गार्डनिंग में आलू को एक बार एक साथ खुदाई कर लो, ठेले में लदवा लो और बाजार बेच आओ, तो उसी ही हम क्या कहते हैं? ट्रक गार्डनिंग कहते हैं। तो ट्रक गार्डनिंग में कैसी सब्जियों को उगाते हैं? जिनकी भंडारण क्षमता अधिक होती है। कौन कौन सी सब्जियां हैं? जैसे आपका पोटैटो है, आलू है, उसके बाद प्याज है, उसके बाद आपका ओनियन यानी लहसुन है। ठीक है, तो ये क्या हो गई? गाजर भी है, उनको भी एक साथ हार्वेस्ट करके बेचा जा सकता है। तो ये क्या है? ट्रक गार्डनिंग के एग्जाम्पल्स है। स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें क्या होती है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अधिक होती है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कम होता है। ठीक है, इसमें व्यक्तियों की जब खुदाई होती है आलू प्याज लहसुन की, उस समय आवश्यकता अधिक होती है, लेकिन लगातार आवश्यकता नहीं होती है, जिससे मजदूरों को लगातार क्या नहीं मिल पाता? काम नहीं मिल पाता है। लेकिन मार्केट गार्डनिंग में लगातार व्यक्तियों को क्या मिलता रहता है? काम मिलता रहता है। बात करते हैं अगले गार्डनिंग की। अगला गार्डनिंग क्या है? अगला गार्डनिंग है हमारा, अगला गार्डनिंग है हमारा फ्लोटिंग गार्डनिंग, अर्थात सब्जियों के तैरते हुए बाग, जिसे हम क्या कहते हैं? फ्लोटिंग गार्डनिंग, अर्थात सब्जियों के तैरते हुए बाग। देखो फोटो दिख रही है, वाह यार क्या फोटो है। देखो ये नदी है, नदी में ये पट्टियां बनी हुई हैं, उसके ऊपर सब्जियां ग्रो हो रही हैं। एक इधर है, वाह, तालाब के अंदर घर भी बना है, वाह। फिर उसमें क्या लगे हुए हैं? ये टमाटो लगाए हुए हैं। दिखाई दे रहे हैं ना? देखो कितनी प्यारी इमेज लग रही है, लग रही है क्या? ठीक है, चलो बात करते हैं फ्लोटिंग गार्डनिंग की, तैरते हुए सब्जियों की बाग। ठीक है, अब ये क्या होते हैं? सुनो एक मिनट। एक स्थान है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को क्या कहते हैं? जाते हैं ना लोग विजिट करने, शादी हुई तो चलो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर घूमने चलते हैं, जाते हैं ना? क्यों? क्योंकि वहां पे अधिकतर क्या होती रहती है? बर्फबारी होती रहती है। तो वहां पे क्या होता है कि ठंडियों के दिनों में, ठीक, जम्मू कश्मीर में एक स्थान है आपका क्या? श्रीनगर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में एक स्थान है आपका श्रीनगर। वहां पे क्या होती रहती है? ठंडियों के दिनों में बर्फबारी होती रहती है, जिससे आदमी क्या करता, क्या नहीं कर पाता कि बाहर बाजार मार्केट या नहीं जा पाता, क्योंकि सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, सभी जगह बर्फ ही बर्फ जम जाती है। देखा होगा बहुत सारी मूवियां भी बनी है ऐसी ठंडियों के दिनों में कि बाहर कोई व्यक्ति नहीं जा पाता है। तो क्या होता है कि आपके जम्मू कश्मीर में एक स्थान है श्रीनगर, वहां पे क्या होता है? ठंडियों के दिनों में लगातार बर्फबारी होती रहती है, जिससे क्या होता है? व्यक्ति बाहर या बाजार नहीं जा पाता है। बर्फबारी होने के कारण क्या होते हैं? सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तो वहां पे एक झील है, वहां पे एक झील है, झील का नाम क्या है? डल झील। वहां पे एक झील है, उस झील का नाम क्या है? डल झील। अब डल झील एक ऐसी झील है, आप उसका साइंटिफिक रीजन देख लेना, मुझे पता नहीं है। डल झील एक ऐसी झील है कि देखो इतनी बर्फबारी होती है। बर्फबारी कब होगी? जब टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। ठीक है, सभी जगह बर्फ ही बर्फ जम जाता है। लेकिन डल झील एक श्रीनगर
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक डल झील है। डल झील का ऐसा पानी है कि कभी भी वह पानी जमता नहीं है। समझ में आया क्या? ठीक। अब उसमें क्या करते हैं कि जो हमारा पानी है, देखो ये जो डल झील है, समझ लो कि डल झील ही है। तो डल झील में क्या करते हैं, एक टाइफा घास का एक सतह तैयार करते हैं। टाइफा घास क्या होता है? जो टाइफा घास है, यह क्या होता है? एक जलीय खरपतवार होता है। क्या होता है? एक जलीय खरपतवार होता है। ठीक है। तो जो टाइफा घास है उसकी एक लेयर यानी सतह तैयार करते हैं पानी के ऊपर। फिर उसके ऊपर हम सब्जियों को, उसके ऊपर बांस या बांस का फ्रेम तैयार कर लेते हैं, बम्बू का एक फ्रेम बना लेते हैं। फिर उसमें सब्जियों को ग्रो करते हैं, जिसे ही हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग गार्डनिंग कहते हैं। इसमें सब्जियों को जल के ऊपर या जल के नीचे भी ग्रो किया जाता है। सब्जियों को क्या करते हैं, इसमें सब्जियों को जल के ऊपर तथा जल के नीचे भी ग्रो किया जाता है। समझ में आया क्या? श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक डल झील है। वहां पर क्या करते हैं, टाइफा घास की एक लेयर बनाते हैं, सतह बनाते हैं। टाइफा घास की क्यों बनाते हैं? क्योंकि टाइफा घास एक ऐसा खरपतवार है, सॉरी, एक ऐसा जलीय खरपतवार है जो पानी में क्या होता है, तैरता रहता है। टाइफा घास क्या है? टाइफा घास ऐसा जलीय खरपतवार है जो पानी के ऊपर तैरता रहता है। तो उसकी एक सतह लेयर बनाते हैं, जिसके ऊपर हम सब्जियों को जिसके ऊपर हम सब्जियों को ग्रो करते हैं, या बम्बू के क्या बना लेते हैं, फ्रेम बना लेते हैं, जिसके ऊपर ही हम सब्जियों को ग्रो करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग गार्डनिंग या सब्जियों के तैरते हुए बाग कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अब बात करते हैं, एक दो पॉइंट लिख लो। ठीक है। एक क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट बनता है कि सबसे अधिक हानिकारक जलीय खरपतवार कौन सा है? सबसे ज्यादा खतरनाक जलीय खरपतवार कौन सा है, या सबसे अधिक हानिकारक जलीय खरपतवार कौन सा है? तो पहले नंबर पे आता है आपका, क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट भूल गया थोड़ा सा, क्या है, तो चलो देखते हैं, उसको याद आ जाएगा तो बता दूंगा। ठीक है। जलकुंभी, सॉरी। ठीक है। जलकुंभी। सबसे अधिक सबसे अधिक हानिकारक जलीय खरपतवार कौन सा है? तो पहले नंबर पे जलकुंभी है, और दूसरे नंबर पे हमारा टाइफा है। सबसे अधिक हानिकारक जलीय खरपतवार कौन सा है? जलकुंभी है पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे है हमारा टाइफा घास। क्या फ्लोटिंग गार्डनिंग या सब्जियों के तैरते हुए बाग समझ में आ गए क्या? यस या नो? ठीक है, समझ में आ गए ना? चलो बात करते हैं अगली सब्जी की। अगली सब्जी है हमारी फोर्स गार्डनिंग, अर्थात बेमौसमीय खेती। ठीक। अगली क्या है? बेमौसमीय खेती यानी फोर्स गार्डनिंग। अब फोर्स गार्डनिंग में अपने मन से समझो, फोर्स मतलब बेमौसमीय खेती। जैसे अभी 12th वालों के एग्जाम हुए बच्चों के, वो घर गए, बढ़िया क्या सोच रहे हैं, बढ़िया क्रिकेट खेलेंगे, शादियां अटेंड करेंगे, घूमेंगे, इधर उधर घूमेंगे। वो लड़के क्या हैं, अपने घर वालों से डरते थे। उसके घर वालों ने, पापा ने कहा कि बेटा पढ़ाई शुरू कर दो। अब छुट्टियां चल रही थी, उसकी पढ़ने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, लेकिन उसके पापा से डरता था। पापा इतना लाए बम्बू काट के और रख दिया घर में कि बेटा पढ़ते नहीं मिले, इधर उधर घूमते मिले, मोबाइल चलाते मिले तो बम्बू से पिटाई होगी। ठीक। तो क्या हुआ, तो बच्चा डर गया और क्या करने लगा, पढ़ाई शुरू कर दिया। तो मतलब उसको फोर्स किया गया, उसकी इच्छा नहीं थी, लेकिन उसको क्या कर दिया गया, फोर्स किया गया पढ़ाई करने के लिए। तो इसी तरह फोर्स गार्डनिंग या बेमौसमी खेती क्या होती है कि बिना सीजन के, बिना मौसम के किसी सब्जी को ग्रो करना ही क्या कहलाता है, बेमौसमी खेती कहलाती है। क्या कहलाती है? जिसे हम क्या कहते हैं, फोर्स गार्डनिंग या बेमौसमी खेती कहते हैं। बिना सीजन के या बिना मौसम के सब्जियों को ग्रो करना ही क्या कहलाता है, बेमौसमी खेती कहलाती है। अब ये ग्रो कैसे कर सकते हैं? तो देखो,
एक प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन होता है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, संरक्षित खेती। क्या? प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन। ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं संरक्षित खेती। अब ये प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन क्या होता है? इसमें ग्रीन हाउस, नेट हाउस या पॉली हाउस का यूज करके। अब इसमें कैसे हो जाएगा सर? देखो, जो ग्रीन हाउस, पॉली हाउस या नेट हाउस होते हैं, इनमें कंट्रोल एनवायरनमेंट बनाया जाता है। अर्थात जैसे बेमौसम में सब्जियों को ग्रो करना है, तो उन्हें जितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है उतना टेम्परेचर देना, जितने लाइट की आवश्यकता होती है उतना लाइट देना, जितने उसको कार्बन डाइऑक्साइड जितनी जरूरत होती है उतनी मात्रा में उपलब्ध करवाना ही क्या कहलाता है? प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन कहलाता है। तो जब हम बेमौसमी खेती करते हैं, तो किसमें करते हैं? आपके जो पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है, नेट हाउस है, जब उसमें हम खेती करते हैं बिना मौसम के, तो वही हमारा क्या है? प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन है। तो बेमौसमी खेती उसी में की जा सकती है। तो जो पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है, ग्लास हाउस है, में समानता तापमान, प्रकाश, नमी को नियंत्रित किया जाता है। ये हो गया। जो ग्लास हाउस एंड लट हाउस होते हैं, ये कहाँ बनाए जाते हैं? शीतोष्ण जलवायु, जहां पर ठंडी अधिक पड़ती है, जैसे जम्मू कश्मीर तरफ, तो वहां पर बनाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। ठीक है, कि ग्लास हाउस और लट हाउस कहाँ पर बनाए जाते हैं। तो देखो नीचे फोटो लगी हुई हैं, ये नेट हाउस जैसे पोली हाउस बने हुए हैं। तो पोली हाउस या नेट हाउस के अंतर्गत हम क्या करते हैं? सब्जियों को ग्रो करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन सबसे अधिक इंपॉर्टेंट, स्टार बना के, 3 स्टार बना के लिख लेना। क्या? कि वर्तमान में पोली हाउस या ग्रीन हाउस में सर्वाधिक कौन सी सब्जी को उगाया जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है कि पोली हाउस, ग्रीन हाउस या नेट हाउस में सबसे अधिक किस सब्जी को ग्रो किया जाता है? तो पहले नंबर पे आता है आपका खीरा, जिसे क्या कहते हैं? कुकुम्बर। दूसरे नंबर पे आता है आपका टोमेटो। तीसरे नंबर पे क्या आता है? चिली। और खरबूज, मस्क मिलन। ठीक, तो पोली हाउस में सबसे अधिक किस सब्जी को ग्रो किया जाता है? तो पहले नंबर पे कुकुम्बर, खीरा, दूसरे नंबर पे टोमेटो, तीसरे नंबर पे चिली, चौथे नंबर पे आपका मस्क मिलन। ठीक, तो यदि ये तो बात हो गई किसकी? पर्सनल, कि सबसे अधिक किस सब्जी को ग्रो किया जाता है, तो खीरा को, दूसरे नंबर पे आपके टोमेटो को, तीसरे नंबर पे चिली को, चौथे नंबर पे खरबूज को। तो इसको याद कैसे रख सकते हैं? देखो, CMCT। ठीक है, एक जगह था, प्रोग्राम था, उधर हमारे क्या आए हुए थे? CM आए हुए थे। कौन आए हुए थे? CM आए हुए थे। ठीक है, तो उस बच्चों ने अच्छा प्रोग्राम किया, तो CM ने क्या कर दिया? बढ़िया यूं लगाई उंगली और बढ़िया सीटी बजा दिया। ठीक है, तो CM ने क्या कर दिया? सीटी बजा दिया। क्यों बजाया? क्योंकि वहां जो बच्चे डांस कर रहे थे या परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने क्या किया? सीटी बजा दिए। तो किसने बजाया? CM ने। तो सी से आपका कुकुम्बर, एम से क्या? सी से, सी से कुकुम्बर, एम से क्या हो गया? मस्क मिलन हो गया। सी से क्या हो गया? चिली हो गई। टी से क्या हो गया? टोमेटो हो गया। तो CM ने क्या बजा दी? सीटी बजा दी। तो पहले नंबर पे कुकुम्बर, दूसरे नंबर पे टोमेटो, तीसरे नंबर पे चिली और चौथे नंबर पे मस्क मिलन। इस तरह याद कर सकते हो। यदि आपको दूसरी तरह याद होते हैं, तो दूसरी तरह भी याद कर सकते हो। सी मतलब कुकुम्बर, एम मतलब मस्क मिलन, सी मतलब चिली और टी मतलब टोमेटो। तो किसने सीटी बजा दी? हमारे जो CM साहब थे, उन्होंने क्या कर दिया? बढ़िया उंगली लगाई और जोर से सीटी बजाई। बजाते हो ना? अब जब डांस आंस अच्छा लगता है, कहीं देखने जाते हो, तो यूं यूं सीटी मारते हो। ठीक है, तो वही है। तो उसी तरह याद कर लेना। ठीक है, यदि अब यहां से पूछा जाता है
ये तो बात हो गई किसकी, क्रॉप की डायरेक्ट, कि कौन सी क्रॉप को सबसे अधिक ग्रो किया जाता है, तो खीरे को। यदि वो पूछ देता है कि कौन सी फैमिली को सबसे अधिक पॉली हाउस या ग्रीन हाउस या नेट हाउस में ग्रो किया जाता है, तो सबसे अधिक पहले नंबर पे कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी फैमिली को, और दूसरे नंबर पे सोलेनेसी फैमिली को ग्रो किया जाता है। पहले नंबर पे कुकुरबिटेसी और दूसरे नंबर पे सोलेनेसी फैमिली को ग्रो किया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है आपके फोर्स गार्डनिंग से। समझ में आ गया क्या फोर्स गार्डनिंग? ठीक है, बात करते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लो। अब आप क्या कहते हो कि सर आपको पढ़ाने में टाइम लगता है, तो देखो, जब कुछ चीजें अच्छे से पढ़ते हो तभी कुछ चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक है, इतना बड़ा टॉपिक लेके आया हूं तो टाइम तो लगेगा। यदि आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है तो जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या मतलब ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ने का कि कुछ समझ में ही ना आए। ठीक, बात करते हैं अगली गार्डनिंग की। तो अगली टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग में कौन सी है? रूफ गार्डनिंग, जिसे छत पर खेती या छज्जे पर खेती कहते हैं। देखो यहाँ पे कितना प्यारा सा बना हुआ है, छत पे है, छत पे ये सब्जियां उगा रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या है? छज्जा है जो घर के बगल में निकला हुआ है। वहां पर क्या लगे हुए हैं? प्यारे प्यारे टमाटो के पौधे लगे हुए हैं। दिखाई दे रहे हैं ना? कितनी अच्छी इमेज लग रही है, लग रही है ना? इसी के साथ क्या कर दो, हमारी क्लास को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और ज्यादा से ज्यादा इसको, जो भी नए स्टूडेंट जुड़ते हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। ये क्लासेस आपके लिए ही लेके आते हैं, अब फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस चल रही हैं। तो रूफ गार्डनिंग किसे कहते हैं? तो बात करते हैं, देखो, जो आपका छत रहता है, ठीक है, छत है या घर का जो छज्जा बाहर निकल आता है, उसमें सब्जियों को उगाना ही क्या कहलाता है? रूफ गार्डनिंग कहलाता है। रूफ गार्डनिंग किसे कहते हैं? जो घर का छत है या आपके जो घर है उसमें बाहर छज्जा निकला हुआ है, तो उसमें सब्जियों को उगाना ही क्या कहलाता है? रूफ गार्डनिंग कहलाता है। ऐसा क्यों करने लगे? देखो, शहर में है, शहर में खेत तो उपलब्ध है नहीं है, जमीन तो उपलब्ध है नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक प्लॉट ही प्लॉट, घर ही घर बने हुए हैं। ठीक है, और दूसरी बात, बाजार से हम सब्जियां लाते हैं, तो बाजार में जो सब्जियां आती हैं सबसे अधिक केमिकल का यूज हो रहा है। आपके इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, आपके हर्बिसाइड सबसे अधिक यूज हो रहा है, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अपने घर के छत पर या छज्जे पर क्या करते हैं? सब्जियों को उगाने लगे हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रूफ गार्डनिंग कहते हैं। रूफ गार्डनिंग में कौन सी सब्जियों को सबसे अधिक उगाना चाहिए? तो पत्तेदार जो आपकी लीफी वेजिटेबल हैं उनको ग्रो करना चाहिए। क्लियर? क्या रूफ गार्डनिंग समझ में आ गया? छत पर खेती या छज्जे पर खेती। ठीक है, देखो कितनी अच्छी फोटो लग रही हैं। अब बात करते हैं आगे, देखते हैं अगला टाइप्स कौन सा है। अगला टाइप्स है हमारा किचन गार्डनिंग। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है, बहुत क्वेश्चन बनता है, बहुत क्वेश्चन बनता है। स्टार बना के लिख लेना, यहाँ पे 3 स्टार बना दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। एक मिनट, थोड़ा सा पानी पी लूं। तो बताओ कि किचन गार्डनिंग कहते किसे हैं? ठीक है, पहले तो वही बात करेंगे। पहले देख लो कि आपका जो किचन गार्डनिंग है, जो किचन गार्डनिंग है, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? गृह वाटिका। इसे रसोई उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। किसके? रसोई उद्यान। क्या कहते हैं? गृह वाटिका या रसोई उद्यान भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि रसोई उद्यान लिख के आ जाए तब कह दो कि सर हमें पता नहीं कि रसोई उद्यान क्या होता है। तो किचन गार्डनिंग को ही गृह वाटिका या रसोई उद्यान कहते हैं। तो किचन गार्डनिंग में किचन शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? किचन गार्डनिंग में किचन शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? तो किचन गार्डनिंग में किचन शब्द आपकी लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है।
किचन गार्डनिंग में किचन शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा से लिया गया है। और किचन गार्डनिंग को किस किस नाम से जानते हैं? गृह वाटिका हो गया और रसोई उद्यान हो गया। ठीक, अब बात करते हैं कि किचन गार्डनिंग होता क्या। देखो, ये घर दिख रहा है, घर के पास सब्जियां उग रही हैं, किचन गार्डनिंग है। दूसरा, यहाँ पे सब्जियां उग रही हैं, तो ये भी क्या है? किचन गार्डनिंग है। देखो, बात करते हैं, तो किचन गार्डनिंग कहते किसे हैं? जो घर के आसपास, घर है हमारा, घर के पीछे या बगल में या आगे साइड, जो खाली स्थान पड़ा रहता है, उस स्थान पर, उस स्थान पर मतलब जो खाली स्थान है, उस स्थान पर फल या सब्जियों को उगाना ही क्या कहलाता है? किचन गार्डनिंग या गृह वाटिका कहलाता है। समझ में आया क्या? घर के आसपास जो खाली स्थान पड़ा रहता है, उस स्थान पर सब्जियां या फल जो एक वर्षीय द्विवर्षीय होते हैं, ज्यादा आयु के नहीं होते हैं या ज्यादा लंबे नहीं होते हैं, उनको उगाना ही क्या कहलाता है? किचन गार्डनिंग कहलाता है। क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं आगे। तो घर में 5 से 6 सदस्यों के लिए गृह वाटिका में 250 से 300 मीटर स्क्वायर स्थान की आवश्यकता होती है। पॉइंट बना के लिख लो, पॉइंट बना के क्या लिख लो, नोट करके, कि किचन गार्डनिंग में एक व्यक्ति के लिए 50 मीटर स्क्वायर स्थान की आवश्यकता होती है। कितनी? प्रति व्यक्ति 50 मीटर स्क्वायर स्थान की आवश्यकता होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बेटा कि किचन गार्डनिंग में एक व्यक्ति के लिए कितने स्थान की आवश्यकता होती है? तो किचन गार्डनिंग में एक व्यक्ति के लिए 50 मीटर स्क्वायर स्थान की आवश्यकता होती है। कितनी? 50 मीटर स्क्वायर स्थान की आवश्यकता होती है। अब जो हमारा देश है, भारत है, यहाँ पे अधिकतर कितने लोग रहते हैं? एक फैमिली में 5 से 6 सदस्य रहते हैं। तो आप गुणा कर देना। आपसे 10 का भी पूछे तो 10 गुणे 50 कर देना। 5 से 6 पूछा है तो 50 गुणे 5 मतलब 250 मीटर स्क्वायर, और 6 भी पूछा है तो 250 से 300 मीटर स्क्वायर स्थान की आवश्यकता होती है। क्लियर है क्या? ओके, आगे बात करते। देखो, गृह वाटिका में सब्जियों में सर्वाधिक स्थान हरे पत्ती वाली सब्जियों का होना चाहिए। सबसे अधिक किचन गार्डनिंग में क्या उगाना चाहिए? तो लीफी वेजिटेबल को ग्रो करना चाहिए। ठीक, बेल वाली सब्जियां अर्थात कद्दू वर्गीय सब्जियों को दीवार के किनारे लगाना चाहिए, बीच में नहीं लगाना चाहिए। देखो, ये दीवार है, दीवार में जैसे ये झोड़े हुए हैं, तो ऐसे दीवार के किनारे लगाना चाहिए। गृह वाटिका में छोटे वृक्ष जो जिनकी क्या होते हैं, लंबाई अधिक नहीं होती है या जीवन काल कम होता है, उनकी जैसे पपीता है, फालसा है, अनानास है, केला है, आदि को लगाया जा सकता है। किचन गार्डनिंग में कुछ फ्रूट वाले पौधे भी लगाए जा सकते है। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, फिर कुछ बातें और करते हैं। ठीक, जो किचन गार्डनिंग में इंपॉर्टेंट है। हो गया क्या स्क्रीनशॉट? ओके, देखो, प्रति व्यक्ति कितने स्थान की आवश्यकता होती है? 50 मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। अब पॉइंट बना के लिखो कि जो आपकी किचन गार्डनिंग है, किस दिशा में होनी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि किचन गार्डनिंग कौन सी दिशा में होनी चाहिए? तो साउथ डायरेक्शन में होनी चाहिए। कौन सी? साउथ डायरेक्शन में होनी चाहिए। कौन सी दिशा में होनी चाहिए? साउथ डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक, ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा लाइट है, प्रकाश है, क्योंकि किचन गार्डन में कौन सी सब्जियों को उगाते हैं? अधिकांशतः लीफी वेजिटेबल को ग्रो करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है ना। तो जो साउथ है, तो ईस्ट से जो हमारा लाइट निकला, तो अधिकांशतः सूर्य का प्रकाश दक्षिण दिशा में साउथ डायरेक्शन में ज्यादा ठहरता है। ठीक है, तो प्रकाश अधिक मात्रा में मिलेगा, जिससे लीफी वेजिटेबल जल्दी आपकी तैयार हो जाएगी या अच्छी ग्रो होगी। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा, तो उसका जो हमारे सब्जी लगा रहे हैं, तो उसका प्रोडक्शन भी अधिक होगा। तो आपकी किचन गार्डनिंग कौन सी दिशा में होनी चाहिए? साउथ डायरेक्शन में होना चाहिए। किचन गार्डनिंग में एक व्यक्ति के लिए कितने स्थान की आवश्यकता होती है? तो 50 मीटर स्क्वायर स्थान की आवश्यकता होती है प्रति व्यक्ति। ये बता चुका हूं। और किचन गार्डनिंग में क्या बच गया? हाँ, किचन गार्डनिंग में स्थान हो गया, साउथ डायरेक्शन हो गया, प्रति व्यक्ति 50 मीटर स्क्वायर स्थान की आवश्यकता होती है।
और कुछ रह गया क्या किचन गार्डनिंग में? चलो देखते हैं, जो भी बचा होगा बता देंगे उसको। तो किचन गार्डनिंग में घर के आसपास जो भी खाली स्थान पड़ा रहता है उसे किचन गार्डनिंग, ठीक है। और क्या बचा, चलो ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ किचन गार्डनिंग की, कि किचन गार्डनिंग हमारे कितने प्रकार का होता है। हाँ, अब बात ध्यान आ गई। देखो, जो मैंने बात कही थी नोट करके लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज्यादा यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी किसकी होती है, सबसे ज्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी, अब क्रॉपिंग इंटेंसिटी और क्रॉपिंग डेंसिटी की भी बात कर लेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी किसकी होती है, तो आपके किचन गार्डनिंग की होती है। किसकी होती है? सबसे ज्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी किसकी होती है, तो किचन गार्डनिंग की होती है। दूसरे नंबर पे किसकी होती है? मार्केट गार्डनिंग की होती है। किसकी होती है? मार्केट गार्डनिंग की होती है, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या होती है? तीसरे नंबर पे ट्रक गार्डनिंग की होती है। किसकी होती है? ट्रक गार्डनिंग की होती है। पहले नंबर पे कौन है? किचन गार्डनिंग है। दूसरे नंबर पे कौन है? मार्केट गार्डनिंग है। तीसरे नंबर पे क्या है? ट्रक गार्डनिंग है, ठीक है। सबसे अधिक क्रॉपिंग इंटेंसिटी किसकी होती है? किचन गार्डनिंग की होती है। सब दूसरे नंबर पे मार्केट गार्डनिंग की, तीसरे नंबर पे ट्रक गार्डनिंग की होती है। सबसे अधिक यदि डेंसिटी की भी बात करें तो सबसे ज्यादा डेंसिटी, देखो क्रॉपिंग इंटेंसिटी और डेंसिटी दोनों, सबसे ज्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी किचन गार्डनिंग की, दूसरे नंबर पे मार्केट गार्डनिंग की, तीसरे नंबर पे ट्रक गार्डनिंग की होती है। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्रफल किसमें होता है? सबसे अधिक, सबसे अधिक विस्तृत, विस्तृत क्षेत्रफल, ये अधिक क्षेत्रफल किसमें होता है? तो आपके ट्रक गार्डनिंग में होता है। किसमें? ट्रक गार्डनिंग में होता है। इनको अच्छे से नोट करके लिख लेना, ठीक है। देखो पूछता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, उनकी भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। दूसरा होता है क्रॉपिंग डेंसिटी, यहाँ पे डबल पी कर लेना, ठीक है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी और क्रॉपिंग डेंसिटी। अब क्या होती है क्रॉपिंग इंटेंसिटी और क्या होती है क्रॉपिंग डेंसिटी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे ज्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी किचन गार्डनिंग की, दूसरे नंबर पे मार्केट गार्डनिंग की, तीसरे नंबर पे ट्रक गार्डनिंग की होती है। यदि पूछता है कि सबसे अधिक क्रॉपिंग डेंसिटी किसकी होती है, तो किचन गार्डनिंग की, दूसरे नंबर पे मार्केट गार्डनिंग की, तीसरे नंबर पे ट्रक गार्डनिंग की होती है। यदि पूछता है कि सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्रफल किस में होता है, तो ट्रक गार्डनिंग में होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये शहर के आस बाहर है और इसमें क्या हो, बहुत अधिक क्षेत्रफल होता है, ठीक है। और दो बातें लिख लेना यहीं पे नोट करके, ठीक है। जो हमारी ट्रक गार्डनिंग होती है, ट्रक गार्डनिंग या मार्केट गार्डनिंग में लिख लेना, जो हमारी ट्रक गार्डनिंग और मार्केट गार्डनिंग होती है वह व्यापारिक खेती के व्यापार, व्यापारिक, व्यापारिक खेती के प्रकार होते हैं। किसके होते हैं? व्यापारिक खेती के, व्यापारिक खेती के प्रकार होते हैं। जो हमारी मार्केट गार्डनिंग है या ट्रक गार्डनिंग है वो किसके प्रकार होते हैं? व्यापारिक खेती के प्रकार होते हैं, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करते हैं आपके क्रॉपिंग इंटेंसिटी और क्रॉपिंग डेंसिटी की, ठीक। इसको रफ कर दूं क्या? रफ कर दूं? स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? ठीक है, ओके। अब बात कर लेते हैं आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी और क्रॉपिंग डेंसिटी की, ठीक है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी और क्रॉपिंग डेंसिटी। तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी किसे कहते हैं, क्रॉपिंग डेंसिटी किसे कहते हैं? देखो क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है, एक वर्ष में मैक्सिमम ली गई फसलों की संख्या ही क्या कहलाती है? क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहलाती है। यदि और अच्छे से डिफाइन करना चाहो तो किसी निश्चित क्षेत्रफल में व निश्चित समय में अधिक से अधिक
किसी निश्चित क्षेत्रफल में अधिक से अधिक ली गई सॉरी एक वर्ष में अधिक से अधिक ली गई फसलों की संख्या को भी क्या कहते हैं, हम क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहते हैं। इसी तरह याद कर लो कि किसी निश्चित क्षेत्रफल में एक वर्ष में अधिक से अधिक ली गई फसलों की संख्या को भी हम क्या कहते हैं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहते हैं। समझ में आ गया क्या? किसी निश्चित क्षेत्रफल में एक वर्ष में अधिक से अधिक, मैं पहले 3 ले रहा था, मैं 4 लेने लगा, 5 फसलें लेने लगा, तो उसी ही हम क्या कहते हैं, क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहते हैं। अब बात करते हैं क्रॉपिंग डेंसिटी की। तो क्रॉपिंग डेंसिटी क्या होता है? तो क्रॉपिंग डेंसिटी क्या है? किसी निश्चित क्षेत्रफल में पौधों की संख्या को, जैसे ये हमारा क्षेत्रफल है, उसमें कितने पौधे हैं, पौधों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, क्रॉपिंग डेंसिटी कहते हैं। किसी निश्चित क्षेत्रफल में पौधों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, क्रॉपिंग डेंसिटी कहते हैं। क्लियर हो गया क्या? बात करते हैं आगे। बात करते हैं टाइप्स ऑफ किचन गार्डनिंग की। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ किचन गार्डनिंग कितने प्रकार की होती है? आपके 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला ऑर्नामेंटल किचन गार्डनिंग, दूसरा वेजिटेबल किचन गार्डनिंग। टाइप्स ऑफ किचन गार्डनिंग कितने प्रकार की होती है? तो पहला ऑर्नामेंटल किचन गार्डनिंग, दूसरा होता है वेजिटेबल किचन गार्डनिंग। दिखाई दे रहे हैं? देखो कितनी प्यारी प्यारी इमेज लगी हुई है ना? ठीक है, देखो इस तरफ वेजिटेबल किचन गार्डनिंग है और उस तरफ आपके ऑर्नामेंटल किचन गार्डनिंग है। तो टाइप्स ऑफ किचन गार्डनिंग कितने प्रकार की होती है, पता है क्या? बहुत सारे स्टूडेंटों को यही पता नहीं होगा कि टाइप्स ऑफ किचन गार्डनिंग कितने प्रकार की होती है। अच्छे से नोट कर लेना, इस क्लास को अच्छे से देख लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ किचन गार्डनिंग कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहला ऑर्नामेंटल किचन गार्डनिंग, दूसरा वेजिटेबल किचन गार्डनिंग। अब ऑर्नामेंटल किचन गार्डनिंग क्या होती है? जो घर के आसपास खाली स्थान पड़ा है, वहां पर सजावटी पौधे पौधे सजावटी पौधे अर्थात लीफ वाले पौधे भी लगा सकते हैं और फ्लावर वाले भी पौधे लगा सकते हैं। उन पौधों को लगाना ही क्या कहलाता है? ऑर्नामेंटल किचन गार्डनिंग कहलाता है। जो घर के आसपास खाली स्थान पड़ा है, वहां पर सजावटी पौधों अर्थात फ्लावर वाले व लीफ वाले जिन जो भी प्रकार के पौधे हैं, उनको लगाना ही क्या कहलाता है? ऑर्नामेंटल किचन गार्डनिंग कहलाता है। दूसरा बात करते हैं वेजिटेबल किचन गार्डनिंग किसे कहते हैं? तो घर के आसपास जो खाली स्थान पड़ा है, ये घर है, यहाँ पे सब्जियां लगी हुई हैं, ये आपका घर है, यहाँ पे फ्लावर वाले पौधे लगे हुए हैं, बैठने के लिए बना है, तो बढ़िया क्या हो जाता है, गार्डन बना है तो मनोरंजन हो जाता है। ठीक है, सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। जब आप गार्डन में बगीचे में आते हो तो दिल हमारा क्या हो जाता है, गार्डन गार्डन हो जाता ना गार्डन में बैठने से। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ किचन गार्डनिंग कितने प्रकार की? ऑर्नामेंटल किचन गार्डनिंग, वेजिटेबल किचन गार्डनिंग। ऑर्नामेंटल किचन गार्डनिंग जो घर के आसपास खाली स्थान है, वहां पर क्या उगाना? सौंदर्य वाले पौधे, सुंदरता वाले पौधे, आकर्षक वाले पौधे अर्थात फूल फूल वाले पौधे या पत्तियों वाले पौधों को लगाना ही क्या कहलाता है? ऑर्नामेंटल किचन गार्डनिंग। दूसरा होता है वेजिटेबल किचन गार्डनिंग। वेजिटेबल गार्डनिंग किचन गार्डनिंग में क्या होता है? घर के आसपास जो खाली स्थान पड़ा रहता है, वहां पर क्या होना? सब्जियों को उगाना ही क्या कहलाता है? वेजिटेबल किचन गार्डनिंग कहलाता है। अब इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि किचन गार्डनिंग के लिए कौन सी वैरायटी उपयुक्त होती है? किचन गार्डनिंग के लिए कौन सी वैरायटी उपयुक्त होती है? किचन गार्डनिंग में कौन सी वैरायटियां लेंगे? ऐसी वैरायटी लेंगे जिनकी स्पेसिंग कम होगी, यही होगा ना? बताओ, किचन गार्डनिंग में क्या होता है? स्थान कम होता है, तो ऐसी वैरायटियों को लेंगे जो स्पेस कम घेरे, स्पेसिंग कम हो, ताकि अधिक से अधिक पौधों को उगा सकें। जब तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी अधिक होगी ना, होगी या नहीं? ओके, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी में यहाँ से किचन गार्डनिंग में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि बेस्ट वेराइटी ऑफ किचन गार्डनिंग, कि किचन गार्डनिंग के लिए कौन सी वेराइटी अच्छी होती है। तो पहले बात करते हैं टोमेटो की। तो पहले नंबर पे क्या है? सीरियल नंबर है, दूसरे नंबर पे क्रॉप नेम है, तीसरे नंबर पे वेराइटी है। इस चार्ट को अच्छे से आप बना लेना, या लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, पहला क्रॉप कौन सी है? टोमेटो। तो टोमेटो के लिए किचन गार्डनिंग के लिए सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी होती है? कौन सी वैरायटी सुटेबल होती है? तो आपकी अंगूर लता सुटेबल होती है। कौन सी वैरायटी? अंगूर लता।
दूसरे नंबर पे बात करते हैं चिली, जो मिर्ची है, तो उसकी कौन सी वैरायटी किचन गार्डनिंग के लिए सुटेबल होती है? तो पूसा सदाबहार और पूसा ज्वाला किचन गार्डनिंग के लिए एक सुटेबल वैरायटी होती है। किसकी? चिली यानी मिर्च की। तीसरा बात करें कैरट की, तो कैरट की कौन सी वैरायटी किचन गार्डनिंग के लिए उपयुक्त होती है? तो पूसा केसर और रॉयल चंटैनी किचन गार्डनिंग के लिए इसकी उपयुक्त वैरायटी होती है। ठीक। अगला बात करते हैं रेडिश की यानी गाजर की, तो गाजर के लिए कौन सी वैरायटी है? तो पूसा मृदुला गाजर के लिए किचन गार्डनिंग के लिए एक उपयुक्त वैरायटी है। मटर की कौन सी किचन गार्डनिंग के लिए उपयुक्त वैरायटी है? तो एल्डरमैन है और साल्विया है। कौन सी? एल्डरमैन और साल्विया है। उसके बाद बात करते हैं स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो की किचन गार्डनिंग की कौन सी वैरायटी उपयुक्त है? तो आपकी अर्का सुनहरी किचन गार्डनिंग के लिए उपयुक्त वैरायटी है। कौन सी? अर्का सुनहरी। उसके बाद बात करते हैं एमेरेंथस। चौलाई के लिए चौलाई के लिए उपयुक्त वैरायटी कौन सी है? किचन गार्डनिंग के लिए उपयुक्त वैरायटी कौन सी है? तो पूसा रेड एमेरेंथस, पूसा रेड चौलाई एमेरेंथस यानी चौलाई के लिए उपयुक्त वैरायटी है। कौन सी? पूसा रेड चौलाई। जो चौलाई है उसके किचन गार्डनिंग के लिए कौन सी वैरायटी उपयुक्त है? तो पूसा रेड चौलाई उपयुक्त है। अगला है जो फ्रूट की बात कर लेते हैं, जो फ्रूट लगा लेते हैं। मैंगो, मैंगो की कौन सी वैरायटी किचन गार्डनिंग के लिए उपयुक्त है? तो आम्रपाली और सदाबहार। ठीक है। पपाया, पपाया के लिए, पपाया में किचन गार्डनिंग के लिए कौन सी वैरायटी उपयुक्त है? तो पूसा नन्हा किचन गार्डनिंग के लिए उपयुक्त वैरायटी है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो लेना चाहो इनका एक साथ ले लेना, अपना देख लेना। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है और एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रकार के किचन गार्डनिंग की। सातवां क्या प्रकार है? सातवां प्रकार है हमारा वेजिटेबल गार्डनिंग फॉर सीड प्रोडक्शन, बीज उत्पादन के लिए खेती। अब ये बीज उत्पादन के लिए खेती क्या है? देखो इसमें मैंने खाली छोड़ रखा है, इसमें समझने वाली बात है, क्योंकि वेजिटेबल गार्डनिंग फॉर सीड प्रोडक्शन और वेजिटेबल गार्डनिंग फॉर प्रोसेसिंग, इनसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं, किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं, तो क्या पता आपके लिए जो एग्जाम में थ्योरी आती तो उसके लिए भी हो, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। यह क्लास सभी के लिए है, चाहे कॉम्पिटिशन वाला हो, चाहे आपके एग्रीकल्चर से किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिशन कर रहा हो, सबके लिए यह क्लास यूजफुल एंड इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये मत पूछा करो कि सीयूटी के लिए है, आईसीआर के लिए है, पीएटी के लिए है, तो ये सबके लिए है जो एग्रीकल्चर पढ़ता है। ठीक है। चाहे पीएटी हो, बीएचई हो, आईसीआर हो, नबार्ड हो, सीडब्ल्यूसी हो, एनएससी हो, जो भी है। ठीक। तो बात करते हैं वेजिटेबल गार्डनिंग फॉर सीड प्रोडक्शन, बीज उत्पादन के लिए खेती। तो बीज उत्पादन के लिए खेती कैसी करते हैं? देखो समझो, जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, ठीक है, तो प्राइवेट कंपनियां किसान के पास जाती हैं। ठीक है। तो जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो किसान के पास जाती हैं और किसान से कहती हैं कि हम आपको अच्छा बीज देंगे। क्या कहेंगे? कि हम आपको अच्छा बीज देंगे, आपको क्या करना है? सीड प्रोडक्शंस करके हम ही को देना है। जो मार्केट रेट है, मार्केट में आप अपने बीज को यदि 10 रुपए किलो लेते हैं, तो हम आपका बीज 15 रुपए किलो लेंगे। ठीक है। तो क्या करते हैं कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके लोग क्या जाते हैं, किसानों के पास जाते हैं, उनसे क्या कहते हैं कि आप हमें सीड प्रोडक्शन करके दो, जो मार्केट रेट है उससे हम 5 रुपए एक्स्ट्रा आपको रेट देंगे। जैसे कोई भी राइस है, यदि आपका राइस 20 रुपए किलो बिक रहा है, तो हम 25 रुपए किलो लेंगे। लेकिन आपको क्या काम करना है? हमें सीड प्रोडक्शंस करके देना है। उसी ही हम क्या कहते हैं? वेजिटेबल गार्डनिंग फॉर सीड प्रोडक्शंस कहते हैं। समझ में आया? ठीक है। बात करते हैं आगे। तो जो वेजिटेबल गार्डनिंग फॉर सीड प्रोडक्शन होता है, तो उसी प्रकार के सीड जो प्रोडक्शन हुए, उन्हें बढ़िया क्या किया? ग्रेडिंग किया, टैगिंग किया और उसे पैकिंग करके और किसानों के पास फिर से दोबारा भेज दिया अच्छी कॉस्ट में। ठीक है।
वही तो होता है। किसानों से बीज प्रोडक्शन करवाते हैं, जो अच्छा बीज होता है उसकी बढ़िया प्रोसेसिंग, जैसे आपकी ग्रेडिंग है, जो भी है, ठीक है? ग्रेडिंग ग्रेडिंग करवा के उसमें और सीड ट्रीटमेंट करवा के उसको बढ़िया अच्छे से पैक कर देते हैं, बैगिंग कर देते हैं और बाज़ार में बेच देते हैं। आप वही जो सीड आपसे 20 रुपए किलो ले रहे हैं, बाज़ार में लेने जाओगे तो 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो मिलेगा। तो ये मार्केटिंग वाले इनका काम है, ठीक है? बात करते हैं वेजिटेबल गार्डनिंग फॉर प्रोसेसिंग। वेजिटेबल गार्डनिंग फॉर प्रोसेसिंग क्या है? सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए खेती, मतलब प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है? तो जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वो ढूंढती हैं गांव के आसपास ऐसा गांव जहां पर किसी चीज का सबसे अधिक प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है? तो वो क्या कहती हैं किसानों से कि आप टोमेटो प्रोडक्शन करो, हम आपको अच्छा बीज देंगे। आप जो टोमेटो बाजार में 10 रुपए किलो बेचते हैं, आप हम आपसे 15 रुपए किलो लेंगे, यानी थोक का थोक लेंगे। तो इसमें भी क्या किया जाता है कि जो किसान होता है वो प्रोडक्शंस करके क्या करता है, कंपनी वालों को दे देता है, और कंपनी वाले क्या करते हैं, टोमेटो का केचप बना लेते हैं, सॉस बना लेते हैं, चटनी बना लेते हैं और उसको पैक करके मार्केट में बेच देते हैं। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, गांव के आसपास एक बड़ी सी कंपनी लगाते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं, वहां पर किसानों से कहते हैं कि आप टोमेटो ग्रो करो, या वो मैंगो ग्रो करो, ठीक है? तो जो भी है, मटर ग्रो करो, तो उनको ग्रो करने के बाद आप हमें दो, हम उसका क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, प्रोसेसिंग करने के बाद मार्केट में बेच देंगे। उसी ही हम क्या कहते हैं, वेजिटेबल गार्डनिंग फॉर प्रोसेसिंग कहते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं है? चलो बात करते हैं आगे। आगे और आखिरी टाइप बचा हुआ है हमारा, आगे और आखिरी टाइप बचा हुआ है हमारा, फॉर एक्सीबिशन, यानी प्रदर्शन के लिए सब्जियों की खेती, ठीक है? इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जो तीनों प्रकार की हैं इनसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। फिर भी यदि थ्योरी आपकी कहीं आती है तो आपके लिए बहुत यूजफुल है, ठीक है? तो फॉर एक्सीबिशन यानी प्रदर्शन के लिए खेती, तो इस प्रकार की खेती किसान केवल पुरस्कार जीतने के लिए करता है। क्या करता है? पुरस्कार यानी इनाम जीतने के लिए इस प्रकार की खेती को करता है। एक अच्छा बाग बनाता है, बाग में अच्छी अच्छी सब्जियों को उगाता है, जहां पर क्या करते हैं, लोग विजिट करने आते हैं। यदि आपका फील्ड अच्छा हुआ तो आपको क्या मिलता है, पुरस्कार मिलता है। तो इस खेती, देखो, इस प्रकार की खेती, इस प्रकार की सब्जियों का उत्पादन कुछ किसानों द्वारा किया जाता है। वह इसमें सब्जी उत्पादन का मुख्य उद्देश्य प्रदर्शनी में इनाम जीतना होता है। समझ में आया क्या? फॉर एक्सीबिशन, इस प्रकार की खेती का मेन उद्देश्य क्या होता है, प्रदर्शन करना होता है, मतलब इनाम जीतना होता है। क्योंकि अच्छा, यदि आप फॉर्म बनाते हो, उसमें लोग विजिट करने आएंगे, आपका अच्छा हुआ, सिलेक्ट हो जाएगा, आपको शासन द्वारा उसका पुरस्कार मिलेगा। तो उसी ही हम क्या कहते हैं, प्रदर्शनीय खेती कहते हैं। ठीक, देखते हैं आगे। सो आज के लिए इतना ही था, ठीक है? आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग। आपको क्लास कैसी लगी? मजा आया ना क्लास में पढ़ के? बहुत धांसू जबरदस्त क्लास है, यदि आप देखोगे ना तो आपके बहुत मजा आएगा, ठीक है? अब आप क्या करें, क्लास को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो नए स्टूडेंट आते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये क्लास जो है सभी प्रकार के एग्रीकल्चर कॉम्पिटिशन्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आपके आईसीआर हो, पीएटी हो, बीएचयू हो, या एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिशन्स जो भी हैं, आपके नबार्ड है, एएफओ है, क्रपको है, इपको है, एनएससी है, यूपी में टीए की वैकेंसी आई है, सभी के लिए जहां पर एग्रीकल्चर पूछा जाता है वहां पर सभी के लिए यह क्लास इम्पोर्टेंट है। चाहे बीएससी ग्रेजुएशन कर रहा हो वो, उसमें भी एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर पूछा जाता है, और आपके जो एमएससी हॉर्टिकल्चर से कर रहे हैं उनके लिए भी यह टॉपिक टॉपिक इम्पोर्टेंट है। फिर मिलते हैं एक नई जबरदस्त क्लास के साथ। तब तक के लिए आप क्या करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो। और हाँ, ये जरूर कमेंट में बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। और मेरे लिए, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, तो आप मेरे लिए बस इतना सा काम कर दो कि आप इस क्लास को अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक में स्टोरी लगा दो, और आपका जो व्हाट्सएप स्टेटस है उसमें क्या कर लो,
स्टेटस में लगा दो और आपके जो ग्रुप है उसमें ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। बस मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? इतना कर सकते हो ना? अच्छे बच्चे हो, जरूर करोगे, ठीक है? चलो मिलते हैं फिर नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।